स्टूडेंट्स, आ गया हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक की जो सेकंड पोइट्री है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, पोएम को आज मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज्यादा देर ना करते हुए चलते अपने जो स्लम का क्लासरूम है, जिसमें स्टीफन स्पेंडर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो एक झुग्गी बस्ती के क्लासरूम के बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो उस लेसन को पढ़ना शुरू करते थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टीफन स्पेंडर इंग्लिश पोएट थे और इन्होंने कई सारे निबंध भी लिखे थे और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने 1930 में बिना डिग्री, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बिना डिग्री लिए हुए ही उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और बर्लिन चले गए। और वहां को पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि थी, तो इसलिए वहां पर जाकर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और एक समाज सेवी बन गए। और इस लेसन में, यानी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इस लेसन में जो स्पेंडर जी ने ये बताया है, इस पोएट्री में ये बताया है कि एक गांव का स्कूल रहता है, एक बस्ती का स्कूल रहता है। एक बस्ती के विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में, एलिमेंट्री स्कूल जो है प्राइमरी विद्यालय होता है, जो प्राथमिक विद्यालय हम लोग सरकारी होते हैं, उसके बारे में वर्णन किया है कि वहाँ पे कैसे बच्चे रहते हैं, उनकी क्या मानसिकता रहती है, उनकी क्या सोच रहती है, वो कैसे उनका जीवन यापन होता है, क्या उनका भविष्य है और क्या करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इसमें यह भी बताया है कि क्या करना चाहिए जिससे कि उनका जो भविष्य है वो आगे चल के ठीक हो सके। तो चलिए चलते हैं अपनी लेसन की तरफ, अपनी पोएट्री की तरफ, और देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। इसमें पहली लाइन है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स मतलब होता है कि जो नदियों में उठने वाली एनर्जेटिक लहरें होती हैं। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, इसमें जो पोएट हैं, कवि हैं, वो एक क्लास में बच्चों के जो अपीयरेंस है, उनका जो ऊपर के दिखावा है, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके जो चेहरे पर गस्टी वेव, यहाँ पे बताई गई है एनर्जेटिक जो लहरें होती हैं, एनर्जी का रूप दिया गया है, एनर्जी के रूप में बताया गया है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दीज चिल्ड्रंस फेसेस, कि इन बच्चों के चेहरों से वो एनर्जी, वो ऊर्जा गायब है। क्यों? क्योंकि ये बहुत गरीब घर के बच्चे हैं और ये थोड़ा सा कुपोषण का शिकार है, कमजोर से बच्चे हैं। तो इन जो बच्चे कमजोर होते हैं, जो कुपोषण का शिकार होते हैं, उनके चेहरे से जो एनर्जी लेवल होता है वो गायब होता है। क्लियर? अब है लाइक रूटलेस वीड्स। अब बीड्स का मतलब होता है जंगली पौधा। जंगली पौधा जो अनवांटेड पौधे होते हैं, जो खेतों में उगाते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं, तो उन खरपतवारों की तरह है। लाइक रूटलेस बीड मतलब उन खरपतवारों की तरह है, जैसे खरपतवार अनचाहे रूप से होते हैं, उसी प्रकार से बताया गया। ये बच्चे भी अनचाहे रूप से ही दिख रहे हैं, मतलब उनके दिखावे को देखकर, उनके जो अपीयरेंस है उसके अनुसार जो पोएट को लगा कि ये अनचाहे बच्चे हैं, मतलब इनको आवश्यकता नहीं थी इनके माता पिता को, तो ये फिर भी आ गए, तो उनकी उसी प्रकार से देख रेख की जा रही है। देयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, मतलब जो उनके बाल थे वो बेतरतीब रूप से उनके पीले पड़े हुए चेहरों पर इधर उधर घूम रहे थे, अर्थात उनके बालों को ठीक ढंग से बनाया संवारा नहीं गया था। वो जैसे थे वैसे ही आकर घर पहुंच गए। देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे पहुंच जाते हैं जो बहुत बेतरतीब होते हैं। स्कूल जाते समय बच्चे तैयार होकर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जैसे हैं वैसे ही चल दिए। और प्राइमरी विद्यालय पे, वहाँ जो प्राइमरी विद्यालय में, उन सारे बच्चों के बारे में बता रहे हैं यही कि ये बच्चे जैसे थे घर पे वैसे ही उठकर वहाँ से घर स्कूल चले आए हैं। अब इसमें बच्चों के बारे में बता रहा है कि इसमें कुछ स्टूडेंट का उन्होंने वर्णन किया है। पहला स्टूडेंट क्या है? द टाल गर्ल विद हर वे डाउन हर्ड। एक लंबी सी लड़की है जिसने अपने सर को नीचे झुका रखा है। क्यों झुका रखा? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। वो एक गरीब घर से बिलोंग करती है, तो वो उसके अंदर जो गरीब का बच्चा होता है, गरीब जो होता है, जिसके पास मतलब गरीब पैसे नहीं होते हैं, जो पहनावे ओढ़ावे से ही गरीब लगता है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास की भी कमी होती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। तो वो कहीं अगर किसी के बीच में जाता है तो सर झुका लेता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। तो उसी प्रकार से लंबी सी लड़की भी है
कि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं, तो सर झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज। अब पेपर सीमिंग बॉय मतलब बच्चे को बताया गया कि पन्ने की तरह, कागज की तरह दुबला पतला सा है। अब यहाँ पे कितना अच्छा मेटाफर का जो है फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल रही कि एक बच्चे को कि कागज की तरह दुबला पतला बता दिया गया है, अर्थात वो इतना दुबला है कि कागज के पन्ने की तरह है। विद रेड साइज, उसकी आंखें चूहे की तरह है। चूहे की तरह मतलब जो चूहे की एक आंखें होती है जो हमेशा किसी चीज को ढूंढती रहती है, सर्चेबल आइज, उसकी आंखें हमेशा किसी चीज को ढूंढती रहती, चमकदार, उसके शरीर से बाहर की ओर निकली हुई आंखें। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो बच्चा जो छोटा सा दुबला पतला सा बच्चा है, उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई हैं और किसी चीज को तलाशती हुई घूम रही हैं। तो उसकी आंखों की, यहाँ पे जो आंखों को चूहे की आंखों से तुलना की गई, यहाँ भी आपको मेटाफर देखने को मिलता है। द स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग फादर्स ग्नाल्ड डिसीज। अब डॉन्टेड मतलब हुआ कि अपरिपक्व, एक अपरिपक्व बच्चा, तीसरे बच्चे की वो बात कर रहे हैं कि एक अपरिपक्व बच्चा, अनलकी हेयर। हेयर का मतलब ये हुआ कि एक अभागा उत्तराधिकारी, हेयर का मतलब उत्तराधिकारी, जो हम लोगों को अपने पिता से विरासत के रूप में मिलता है, अपने जो पूर्वजों से विरासत के रूप में मिलता है, हम उसके उत्तराधिकारी होते हैं। तो वो अभागा बच्चा वो उस चीज का उत्तराधिकारी था। ऑफ ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड बोन मतलब घूमी हुई हड्डियों का, मतलब उसकी हड्डियां मुड़ी हुई थी। अब क्यों मुड़ी हुई थी? क्योंकि उसको उत्तराधिकारी इसलिए बताया गया कि उसके जेनेटिक प्रॉब्लम थी, मतलब उसके पिता के से उसके अंदर वो प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी हड्डियां भी मुड़ी हुई थी, इसीलिए वो अपने पिता की बीमारी को आगे लेकर ढो रहा था। वही वो अपने पिता की बीमारी का ही उत्तराधिकारी था। उसके पिता ने कुछ और दिया नहीं, लेकिन अपनी बीमारी उस बच्चे को दे दी। रिसाइटिंग फादर्स नाल डिसीज, और वो अपने पिता की बीमारी को लेकर रिसाइटिंग पाठ को पढ़ रहा था। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी बेंच पर बैठे अपने उस पाठ को पढ़ रहा था, रिसाइट कर रहा था। अब यहाँ पे तीसरे चौथे बच्चे के बारे में बता रहे हैं। एट बैक ऑफ डिम क्लास, अब जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो पीछे देखते हैं, क्लास में पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ पे रोशनी कम है, कुछ कम रोशनी वाली पीछे का पोर्शन, जो क्लास के पीछे का हिस्सा है, कुछ कम रोशनी वहाँ पे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा बच्चा जिसको कोई नहीं देख रहा है। पीछे बैठे हुए बच्चे को बैक बेंचर जो होते हैं उनको बहुत कम लोग देखते हैं, तो छोटा सा बच्चा है जिसको कोई नहीं देख रहा है। स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों को देख के लगता है कि वो किसी सपने में जी रहा है, कोई सपना देख रहा है। क्या सपना देख रहा है? ऑफ स्क्वायरल गेम इन अ ट्री रूम अदर देन दिस। ऑफ स्क्वायरल्स गेम मतलब गिलहरियों के खेल का सपना देख रहा है, मतलब वो गिलहरियों के खेल की तरह खेलना चाहता है। वो देखता है, मतलब वो सोचता है कि गिलहरियां कैसे अपने ट्री रूम, मतलब अपने पेड़ के कोटरों में जहां पे वो रहती हैं, वो कैसे गिलहरियां खेलती रहती, उसका वो सपना देख रहा है। अदर देन दिस, जो कि इस क्लास से कहीं अलग होता है। मतलब उस क्लास में सब बच्चे एक साथ बैठे हैं, कोई खेल नहीं रहा है, चुपचाप सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं, और जबकि उस बच्चे की आंखों में जो सपना तैर रहा है वो गिलहरियों के जो खेल का सपना तैर रहा है कि गिलहरियां अपने पेड़ के कोटरों में किस प्रकार से खेलती रहती हैं, वो सपना देख रहा है। अब यहाँ पे तो बच्चों के बारे में जो पोएट ने कुछ बताया, उम्मीद लगी होगी बच्चों के बारे में, जैसे बच्चे थे वहाँ पे पोएट ने उनको एक्सप्लेन किया, सारे बच्चों को नहीं किया। अब क्लासरूम के बारे में पोएट ने क्या एक्सप्लेन किया? ऑन शॉर क्रीम वॉल्स डोनेशन। शॉर क्रीम मतलब क्या होता है? शॉर मतलब होता है खट्टी क्रीम। खट्टी क्रीम क्या होता है? जो क्रीम खराब हो जाती है वही खट्टी हो जाती है, और वो थोड़ी सी क्रीम कलर की हो जाती है, मतलब व्हाइट से क्रीम कलर की हो जाती है। तो उसी प्रकार से होता है शॉर क्रीम वॉल, खट्टी क्रीम के समान की दीवारों पे, मतलब दीवार वहां की थी जो थोड़ी सी उस कलर की थी जिस प्रकार की जो क्रीम खराब होने के बाद हो जाती उस रंग की थी। तो उस प्रकार की दीवारों के ऊपर डोनेशंस मतलब दान की हुई चीजें लगी हुई थी। क्या क्या दान की हुई चीजें लगी हुई थी? शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का सिर, मतलब शेक्सपियर के जो फोटो आपने देखी होगी तो उसमें उनका जो क्लोजअप टाइप की फोटो होती है उसमें उनका खाली सिर का ही पोर्शन आता है, तो वो फोटो उनकी जो क्लासरूम की दीवार पे लगी हुई थी। क्लाउडलेस एट डाउन, और डाउन का मतलब यह हुआ कि जो सुबह भोर का समय होता है, प्रातः जब सूर्य उगता है, तो वहां पे वो समय उनको क्लाउडलेस मतलब बादल विहीन दिखा रहा था, एकदम स्वच्छ आकाश, सुबह के सूर्योदय का समय के एकदम स्वच्छ आकाश दिखा रहा था। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और शहरों की जो डोम्स का मतलब बड़ी बड़ी इमारतें, शहरों की जो सब लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों की एक पेंटिंग लगी हुई थी, मतलब एक तस्वीर लगी हुई थी। यहाँ जो बता रहा है पोएट, ये बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी पेंटिंग लगी थी। एक तरफ जो
शेक्सपियर के सिर वाली फोटो लगी हुई थी, एक तरफ उनके जो एक फोटो ऐसी लगी हुई थी जहाँ पे सूर्योदय, बिना बादलों के सूर्योदय हो रहा है। एक फोटो लगी हुई थी जहाँ पे जो बड़ी बड़ी इमारतें, शहरों की, सभी लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई जा रही हैं। बेल्ड फ्लावर टायरोलीज वैली, और बेल्ड फ्लावर मतलब जो गुच्छे रूप में, फ्लावरी मतलब एक कतारबद्ध जो फूल लगते हैं तो कतारबद्ध फ्लावरी। टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली मतलब टायरोलीज एक जगह का नाम है, उस घाटी के फूलों वाली वैली का एक दृश्य लगा हुआ था। वन ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड मैप मतलब एक खुले हाथ वाला हृदय, वो नक्शा लगा हुआ था। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस संसार को अपना संसार दे रहा था। मतलब वहाँ पे जिस एरिया में वो स्कूल स्थित था, एलिमेंट्री स्कूल था, वहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ियों का, स्लम का एक संसार था। उस संसार को वो अपना संसार दिखा रहा था। वो मैप वर्ल्ड मैप था, उस संसार को वो अपना संसार दिखा रहा था, वो वर्ल्ड दिखा रहा था। क्लियर? एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। एंड एट, और इस पर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन लोगों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, कि उनकी जो खिड़की थी ये मैप नहीं था। लोग, उन बच्चों के लिए जो उनका संसार था वो नक्शा नहीं था, वो नक्शे पे दिखा हुआ संसार नहीं था, उनका अपना संसार अलग था। देयर वर्ल्ड, उनका एक अपना अलग संसार था। कैसा? वो झुग्गी झोपड़ी वाला संसार। वेयर ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ पे सभी का भविष्य, जहाँ पे सारे बच्चों का भविष्य। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ पे सारे बच्चों का भविष्य एक फॉग, एक धुंधलके के समान था, जहाँ पे क्लियर नहीं होता। फॉग मतलब कोहरा जब पड़ता है तो रास्ता जिससे क्लियर नहीं होता है, उसी प्रकार से उन बच्चों का फ्यूचर, उन बच्चों का भविष्य भी वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा था। वहाँ वो उनका संसार था, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में वो रहते थे। वहाँ पे जो बच्चों का भविष्य था वो बिल्कुल अंधकारमय था, साफ नहीं था। वही उनका संसार था, न कि उस मैप में दिखाया गया संसार उनका संसार था। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई। लेड स्काई का मतलब ये हुआ कि जो घना बादल होता है। अ नैरो स्ट्रीट का मतलब उन झुग्गी झोपड़ियों की सकरी गलियों में, सील्ड एक तरफ से जो बंद थी, विद ए लेड स्काई, उनका भविष्य भी उस घने बादल से ढका हुआ था। उनके भविष्य आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे पोएटे बता रहा है कि उन झोपड़ियों में रहकर, उन झुग्गी झोपड़ियों में रहकर वो बच्चे कुछ नहीं कर सकते थे। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। केप्स का मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों का डेल्टा, आपने देखा होगा दो नदियों के बीच की जमीन को डेल्टा, उस डेल्टा, फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से भी बहुत दूर, केप्स मतलब डेल्टाओं से भी बहुत दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और शब्दों के संसार से भी बहुत दूर। मतलब वो बच्चे जो थे उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो क्या करते थे? अपने विद्यालय आते थे, जो कुछ पढ़ाया जाता था पढ़ते थे, उसके बाद फिर निकलते थे अपनी बस्ती में जाकर अपनी झुग्गी झोपड़ी में बंद। बाहर के संसार से उनको कोई मतलब नहीं, बाहर का संसार उनके लिए बिल्कुल अनभिज्ञ था। यही बताया गया, फार फार फ्रॉम रिवर्स, मतलब वो प्रकृति से भी बहुत दूर थे। केप्स मतलब प्रकृति और वहाँ की सुंदरता से भी बहुत दूर थे। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और शब्दों के संसार से भी बहुत दूर थे। उनको शब्द भी नहीं आते थे कि कैसे कैसे शब्द होते हैं, ना शब्द बनाना जानते थे, ना शब्द उनको आते थे। तो वो शब्दों के भी संसार और बाहर की दुनिया से एकदम अनभिज्ञ थे, कटे हुए थे। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप इज बैड एग्जाम्पल। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड मतलब निश्चित रूप से उन बच्चों के अनुसार, जो बच्चे सोचते हैं, क्योंकि उनको जब लिटरेचर से भेंट नहीं हुई, उनकी जो प्रकृति से भेंट नहीं हुई, मतलब वो ना प्रकृति के बारे में कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं, ना ही लिटरेचर के बारे में जानते हैं। तो निश्चित ही जब लिटरेचर के बारे में नहीं जानते तो जो लिटरेचर के राइटर्स हैं उनके बारे में भी नहीं जानते होंगे। तो जो शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है उनके अनुसार क्या है, वो शेक्सपियर एक विक्ड इंसान है। विक्ड मतलब बदमाश इंसान है, दुष्ट इंसान है। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप लगा हुआ है, वहाँ पे जो नक्शा लगाया गया है या फिर जो शहरों की तस्वीर लगाई गई है, वो एक बहुत बुरा एग्जाम्पल है। क्यों बुरा एग्जाम्पल है? विद द शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और उसमें दिखाई गई जो जहाज है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, या उसमें दिखाए गए जहाज है, यह जो सूर्य हैं, टेम्पटिंग मतलब उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, देम टू स्टील, उन्हें चोरी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
उनको जब कोई अच्छी चीज़ दिखाई जाती है, वहाँ के स्लम में जो रहने वाले बच्चों की जो मानसिकता ये है, क्योंकि उनको जब कोई अच्छी चीज़ें सीखने को नहीं मिलती है, तो स्लम में रहने वाले के बच्चों की मानसिकता ये है कि जब कोई चीज़ उनको अच्छी दिखाई दे जाती तो उनको पाने का सिर्फ उनको एक ही तरीका दिखाई देता है कि उसके लिए उन्हें चोरी की जाए, और वो चोरी करके वो चीज़ पाना चाहते हैं। यही इसीलिए वहाँ पे जो तस्वीर लगी, उस तस्वीरों में जो बड़े बड़े घर दिखाए गए हैं, जहाज दिखाए गए, सूर्य दिखाए गए हैं, वो उनको आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं कि वो उन्हें चोरी करके प्राप्त कर लें। फॉर लिव्स दैट स्लाइली टर्न इनटू द क्रैम्प्ड होल। वो फॉर लिव्स उनके जीवन जो है, स्लाइली मतलब बहुत ही चालाकी से, स्लाइली का मतलब हुआ बहुत चालाकी से, टर्न देयर क्रैम्प्ड होल कि उनके जीवन को जो है बहुत ही क्राउडेड, मतलब क्रैम्प का मतलब हुआ बहुत भीड़ भाड़, और होल्स का यहाँ मतलब हुआ, होल्स का वैसे मतलब तो होता है छेद, लेकिन होल्स को यहाँ पे घर के रूप में बताया गया है। मतलब उनका जो घर होता था, कोई झुग्गी झोपड़ियाँ होती थी, बहुत क्राउडेड होती थी, एक ही कमरे में कई सारे लोग रहते थे, तो उनके जो घर होते थे बहुत ही लोगों से भरे हुए होते थे। तो क्रैम्प्ड होल यहाँ पे जो है उनके भीड़ भरे घर के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे क्रैम्प्ड होल एज ए मेटाफर का यूज़ किया गया है, क्योंकि वहाँ उनके भीड़ भरे घर को एक क्रैम्प्ड होल का रूप दे दिया गया। तो उनके जीवन को बहुत चालाकी से उस भीड़ भरे घर में ही सीमित करके रख दिया जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और फ्रॉम फॉग मतलब जो उनके भविष्य में, जो भविष्य उनका कुछ जो धुंधला सा दिखाई देता है, क्योंकि जब तक वो बच्चे हैं उनका भविष्य बनने की आसार है, लेकिन उनका भविष्य बहुत धुंधला सा दिखाई देता है। तो वो लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में डूब जाता है। तो फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मतलब उस धुंधले भविष्य से उनका भविष्य एकदम अंधकार में डूबने तक बहुत ही चालाकी से उनके जो जीवन को परिवर्तित किया जाता है। On their slag heap, these children were skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. अब स्लैग हीप मतलब जो कहते हैं बहुत बड़ा सा ढेर लगा होता है। दीज चिल्ड्रन मतलब इन बच्चों के जो ढेर सारे बच्चे हैं, उन बच्चों की जो स्थिति है कि वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, कि वो इतने कमजोर है कि उनकी हड्डियां जो उनके चमड़ों से झांक रही। मतलब कभी किसी ऐसे बच्चे को आपने देखा होगा जो इतना दुबला पतला सा होता है कि वो उसकी जो हड्डियां होती हैं, उसके शरीर में जो हड्डी ढांचे की बनावट होती है, वो ढांचे की बनावट उसके शरीर में से झांकती रहती है। ये पूरी तरह से निशानी होती है कि वो बच्चे को सही से पोषण नहीं मिला, अर्थात वो कुपोषण का शिकार है। तो वहाँ पे पढ़ने वाले सारे बच्चे जो कुपोषण के शिकार होते हैं, और उनको ये चीज़ उनके शरीर से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि उनकी जो हड्डियां हैं उनके चमड़ों से बाहर झांकती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब इतने दुबले पतले से होते हैं कि उनकी हड्डियां स्पष्ट रूप से बाहर दिख रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। अब मैंडेड का मतलब हुआ जो रिपेयर किया गया हो, बनाया गया हो। मैंडेड का मतलब बनाया गया। तो एंड स्पेक्टिकल्स, और जो चश्मा उन्होंने पहन रखा था, ऑफ स्टील मतलब स्टील का बना हुआ चश्मा पहन रखा था, विद मैंडेड ग्लास जो कि बने मतलब जिसके जो कांच थे वो टूट गए थे, लेकिन उनको रिपेयर करके वहां पे उनके चश्मों फिर से लगाया गया था। मतलब रिपेयर्ड ग्लास का चश्मा उन्होंने पहन रखा था। लाइक बॉटम बिट्स ऑफ स्टोन मतलब जैसे कि किसी कांच की बोतल को तोड़ दिया जाए और तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े उसकी चश्मे की जगह पे लगा दिए जाए। जैसे कि ये चश्मे का एक होल हो गया और इसमें इसे कांच के टुकड़ों को तोड़ के टूटे हुए टुकड़ों को चश्मे पे लगाया गया इस तरीके से। तो टूटे हुए चश्मों के मतलब टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उनके चश्मों के फ्रेम में लगाया गया था, जैसे कि किसी कांच की बोतल को तोड़ के उसके कांच को उठाकर उनके चश्मों के साथ चश्मे में शीशे की जगह पे लगा दिया जाए। यहाँ पे देखिए कि लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, इसमें आपको बहुत अच्छा सिमिली का एग्जांपल मिल जाता है, क्योंकि लाइक लिखा हुआ अर्थात यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिल रही है। और ये सेंट्रल आइडिया लिखते समय आपके बहुत काम आने वाला है। जितना भी मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच में बता रहा हूँ, ये फिगर ऑफ स्पीच आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया लिखते समय आपके बहुत काम आने वाला है। कि सेंट्रल आइडिया में आपको जब काव्य का सौंदर्य लिखना आएगा, जब पोएटिक ग्रेस लिखने की बात आए, तो वहां पे आप इसमें सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, ये सारी फिगर ऑफ स्पीच को वहां बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज की गई है। क्लियर? ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, उनका पूरा समय, एंड स्पेस का मतलब उनका पूरा जीवन, उनका पूरा समय और पूरा जीवन आर फॉगी स्लम, एक अस्पष्ट जो झुग्गी झोपड़ी में जो भविष्य है उनका पूरा जीवन एक, और उसका आगे का जो भविष्य है उन बच्चों का एक स्पष्ट नहीं है वहां पर।
वहाँ पे वो पूरा धुंधला सा दिखाई देता है, फॉगी दिखाई देता है उस झुग्गी में रहने के कारण। क्योंकि उनका भविष्य अगर उज्जवल करना है, किसी को भी उनके भविष्य के बारे में अगर चिंता होगी तो उन्हें उनकी झुग्गियों से बाहर निकालना पड़ेगा। ये कवि यहाँ बताते हैं कि अगर उन बच्चों को झुग्गी झोपड़ी से बाहर नहीं निकाला गया तो उनका जो फ्यूचर है, उनका भविष्य है, वो फॉगी है, मतलब स्पष्ट नहीं है। तो वहाँ पे उनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको झुग्गियों से बाहर निकालना, अन्यथा उनका पूरा जीवन, उनका जो उनका समय है, उनका भविष्य है, पूरी तरह से फॉगी है, पूरी तरह से अस्पष्ट है। सो ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब निशान लगाना, किसी मार्किंग कर देना कहीं पर। तो सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, और जो नक्शे पर एक निशान लगाना चाहिए, ब्लॉट मतलब निशान लगाना चाहिए, देयर मैप्स उनके नक्शे पर एक निशान लगा देना चाहिए, विथ स्लम्स मतलब उन झुग्गियों को लेकर एक निशान लगाना चाहिए। निशान कैसा होना चाहिए? एज बिग एज डूम, एक डूम, एक बड़ी सी बिल्डिंग के जैसा उसका निशान बड़ा सा होना चाहिए कि यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर बच्चों, यहाँ के बच्चों का भविष्य जो एकदम स्पष्ट नहीं है, यहाँ के बच्चों का भविष्य एकदम खतरे में, ऐसा मैप पे जो कवि बताते हैं कि ऐसा मैप पे एक निशान लगाना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ तो उन्होंने कवि ने यहाँ पे बच्चों के जो भविष्य के बारे में बता दें कि भविष्य उनका वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो वहाँ पे आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी आगे कवि बताते। क्या होता है? अनलेस, जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, मतलब जहाँ वहाँ के राज्यपाल जो हैं, इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक, विजिटर मतलब लोग जो देखने उनको आते हैं, ये तीनों लोग, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। अब दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, उसी मैप को, जो मैप उनके कमरे में लगा हुआ जो नक्शा दिख रहा है, उसी नक्शे को उनकी जिंदगी बना दे। मतलब ऐसा उनके मन में विचार डाला जाए, उनको ऐसे जो ट्रेंड किया जाए कि वो मैप जो उनका है, उसी मैप में वो जाने की सोचे कि मतलब वो उन झुग्गी झोपड़ियों से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगे, और वही मैप उनका एक जो लाइफ बन जाए। ये नहीं कि जो उनकी लाइफ है, जो उनकी वर्तमान लाइफ है, उसी लाइफ में वो जीवन बिल्कुल संकुचित होकर रह जाए, ऐसा उनको समझाना चाहिए। और उनकी जो लाइफ है, उस लाइफ को वहाँ से वो झुग्गियों से बाहर निकाल सके। उनकी लाइफ कैसी लाइफ है? देट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। कैटाकॉम्ब्स जो होता है, एक जो क्या कहते हैं, जर्मनी में एक जमीन के नीचे एक कैटाकॉम्ब, एक गैलरी टाइप का मिला है। गैलरी में वहाँ पे कब्रें होती हैं, वहाँ पे जो लोगों को दफनाया जाता है। जमीन के नीचे एक गैलरी टाइप की होती थी, गैलरी जैसे बरामदा होता, उस बरामदे में अगल बगल लोग कब्रों को दफनाते थे। तो उसी प्रकार से उनकी जो जीवन है उन झुग्गियों में, वैसे ही उनकी भविष्य को, वैसे ही उनके फ्यूचर जो वहाँ पे दफनाया हुआ है, उस फ्यूचर को वहाँ से निकालें, और जो मैप में दिख रहा जो वर्ल्ड है, उनको उस वर्ल्ड में जाने के लिए प्रेरित करें कि वो मैप ही उनके लिए उनकी जीवन बन जाए। क्लियर? ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब इस प्रथा को तोड़ो और तब तक तोड़ते रहो कि जब तक कि वो शहरों में जितनी भी प्रथाएं हैं इस तरीके से कि जो लोगों को झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर करती है, ये प्रथाएं सारी तब तक जब तक टूट न जाए तब तक तोड़ते रहो। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को बाहर के हरे भरे मैदान दिखाओ, अर्थात उन बच्चों को झुग्गियों से बाहर निकलकर उस बाहर की दुनिया के दर्शन कराओ, उस बाहर की दुनिया को दिखाओ, जिससे कि एंड मेक देयर वर्ल्ड, जिससे कि वे उसी दुनिया को अपना जीवन बना सकें। और जब तक वे उन झुग्गियों से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को अपना जीवन नहीं बनाएंगे, तब तक उनका भविष्य सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए कभी यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी प्रथा जिसमें बच्चों को ऐसी झुग्गियों में रह के अपने भविष्य को खतरे में डालना है, भविष्य बिल्कुल खत्म कर देना है, ऐसी प्रथा को पूरी तरह से तोड़ के खत्म कर दो। और तब तक ऐसी प्रथा को तोड़ते रहो जब तक ये प्रथा पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती, ये प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती। और उन बच्चों को बाहर की दुनिया दिखाओ, बाहर का जीवन दिखाओ, हरे भरे मैदान दिखाओ, पेड़ पौधे दिखाओ, और उनको ये प्रेरित करो कि यही पेड़ पौधों को वो अपना जीवन बना ले, न कि उन झुग्गियों में रहने वाले अपने जीवन को ही अपना एक पूरा जीवन समझ ले। रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, रन अज्यूर मतलब नीले आसमान, नीला आसमान का जो नीला रंग होता है उस आसमान, रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, उस जो सुनहरी सी जो रेत होती है, मतलब जब धूप पड़ती है रेत पे तो रेत थोड़ी सी सुनहली सी लगती है, तो नीले आसमान के नीचे उस सुनहरी सी धूप में उनको दौड़ने दो, मतलब उनको दौड़ाओ उस पर, कि दौड़े उस पर, खेले, वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा के बनाए। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जबान को रन नेक्ड मतलब दौड़ने दो, कहाँ पर? इनटू बुक्स, किताबों में। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो बच्चे हैं उनको वो पढ़ने दो जो वो चाहते हैं,
ना कि उन्हें वो पढ़ाओ जो आप चाहते हैं, बल्कि बच्चों को वो पढ़ने दो जो वो चाहते हैं और निश्चिंत रूप से उनको वही चीज़ पढ़ने दो जिससे कि उनके जो दिमाग है, उनका जो सोच है, उनकी सोच बदले। एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, व्हाइट लीव्स का मतलब यहाँ पे किताबों से कहा गया है, ग्रीन लीव्स का मतलब प्रकृति से कहा गया है। तो व्हाइट लीव्स मतलब उनको उनकी किताबों से उनको भेंट करने दो, ग्रीन लीव्स मतलब उनको प्रकृति से भेंट करने दो, मतलब उनको किताबों से भी मिलने दो, उनको प्रकृति से भी मिलने दो, जिससे कि वो अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सके। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री देयर्स इतिहास उन्हीं का होता है, हुज लैंग्वेज इज द सन जो सूर्य की भाषा बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि इतिहास वही लिखते हैं जो सूर्य के साथ दोस्ती करके रखते हैं, सूर्य के साथ ही मतलब सूर्य के साथ उठते हैं, सूर्य के साथ अस्त होते हैं, या फिर प्रकृति के साथ जो दोस्ती करके रखते हैं वही इतिहास लिखते हैं। तो जो सूर्य की भाषा बोलते हैं वही इतिहास लिखते हैं, यहाँ पे कवि कहना चाहता है। इसी के साथ ये पोएम यहाँ पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ इस पोएम में मैंने जितना भी आपको बताया है, जो पोएटिक ग्रेस बताई, पोएटिक ग्रेस आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और लिख लिए होंगे और ये पोएम भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ इसमें डाउट है, नहीं समझ में आती है, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आई। निश्चित रूप से मैं आपके उस डाउट को दूर करूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं लेके आने वाला हूँ इसी पोएम का सेंट्रल आइडिया के बाद इससे रिलेटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उन्हीं क्वेश्चन आंसर को भी लेकर आने वाला हूं। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो मेरा वीडियो सही समय पर आपको तक पहुंच सकेगा, तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखेगा। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।